हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक काउंट के बारे में बात करेंगे। आप देखिए कि झारखंड हो, सेंट्रल सीजीएल्स हो, एसएससी के एग्जाम्स हो या रेलवे के एग्जाम्स हो, काउंट एक ऐसा चैप्टर है जिस पे पेस्ट क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसको टोटली एनसीईआरटी को बेस्ड करके हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि साउंड है क्या, तो हम कह सकते हैं कि साउंड क्या है कि ऊर्जा का रूप है जिसकी उपस्थिति में हमें क्या होता है कि सुनने की संवेदना होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि साउंड क्या है, ध्वनि क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में क्या होती है, सुनने की संवेदना होती है। अब हम क्या कहें कि जैसे ध्वनि के संचरण के बारे में बात करें कि किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण होता कैसे है, तो ध्वनि के संचरण की जो सबसे पहली शर्त होती है कि इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता हमें होती है। जैसे ये देखें कि किसी भी माध्यम की सघनता जितनी ज्यादा अधिक होगी, ध्वनि का संचरण वेग उसमें उतना ही अधिक आपको देखने को मिलेगा। ध्यान में रखिएगा कि किसी माध्यम की सघनता जितनी अधिक होगी, ध्वनि संचरण का वेग उस माध्यम में उतना अधिक देखने को मिलेगा। तो हम जानते हैं कि धातु की तुलना में मिश्र धातु जो होते हैं उनकी सघनता क्या होती है, अधिक होती है। और उसके तुलना में, धातु की तुलना में आपके पास द्रव और उसके तुलना में आपके पास गैस की सघनता क्या होगी, कम होगी। तो हम देख सकते हैं कि लोहे की तुलना में इस्पात जो है उसमें ध्वनि का वेग क्या पाया जाएगा, आपका अधिक पाया जाएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोई बच्चा रेल की पटरी पर कान रख करके दूर से आ रही ट्रेन की आवाज को आसानी से कैसे सुन पाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि इस्पात चूंकि एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है, तो ध्वनि संचरण का वेग उसमें अधिक होता है। इस कारण आसानी से हम कई किलोमीटर दूर से भी आ रही ट्रेन की आवाज के कंपन को हम आसानी से उसमें सुन सकते हैं। अब देखिए, अगर हम तरंग के प्रकार के बारे में बात करें, ठीक है, तो तरंगों को क्या किया जाता है कि दो प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है यांत्रिक तरंग और दूसरा क्या होता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग किसको कहते हैं कि वैसे तरंग जिसको गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और यांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती हैं ऐसी तरंगें होती हैं जिसको गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने क्या किया कि यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा है, एक है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा क्या होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण क्या है आपके पास ध्वनि, और अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण क्या है कि जल की सतह पर उत्पन्न होने वाले तरंग। दोनों में एक अंतर को समझिए। यांत्रिक तरंगे, हमने कहा कि यांत्रिक तरंगों को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये कण जब किसी माध्यम में चलते तो कैसे करते हैं, दोलन करते हुए चलते, ऑसिलेशन होता है। अब दोनों तरंगों में अंतर क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे जब किसी माध्यम में गति करेंगी तो वेग ध्वनि संचरण की दिशा में आगे पीछे दोलन करते हुए चलती हैं। यानी कि इसमें जो संचरण होता है वो ध्वनि के गति की दिशा में समानांतर होता है। जबकि अनुप्रस्थ तरंगों की स्थिति में क्या होता है कि इसमें जो ध्वनि का संचरण होगा वो आगे की दिशा में ऊपर नीचे यानी कि लंबवत दोलन करते हुए बढ़ता है। एक मेजर पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि अनुदैर्ध्य तरंगों में जो कण होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी माध्यम में संचरण की दिशा के समानांतर चलते हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होते हैं कि लंबवत गति कर रहे होते हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार से चलता है, जैसे स्लंकी, किसी स्प्रिंग को आप दबा करके छोड़ दें तो स्प्रिंग स्थिर होने में पहले फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, इस तरह से होकर के चलता है। तो ध्वनि के संचरण भी आपको उसी तरह से देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन से एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अब जैसे आप ये देखते हैं कि किसी तालाब में पानी ठहरा हुआ है, आपने कंकड़ को मारा, कंकड़ को मारने पर आप देखते हैं कि वहां पे रिंग्स के फॉर्मेशन होते हैं। तो आपको लगता है कि छोटी वाली रिंग धीरे धीरे बड़ा हुआ और वो किनारे पे आकर के टकरा गया। अगर ऐसा हो रहा होता तो एक प्रयोग करिए कि कागज की एक नाव बना करके नाव वहां पर तालाब में आप रख दीजिए।
आप क्या देखेंगे कि जब तरंग बढ़ रहा है आगे की ओर, तो नाव अपने ऊपर नीचे दोलन कर रहा है। इससे ये चीज स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो कण है वो अपनी निकटतम पदार्थ के कणों को ऊर्जा दे रही है, और ये गति कैसे है, ऊपर नीचे दोलन करते हुए है। तो ठहरे हुए पानी पर जब कंकड़ आप मारते हैं तो उत्पन्न जो तरंगे होती हैं वो कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंग। और जो आप ध्वनि के बारे में बात करते हैं, ध्वनि कैसी तरंग है आपके पास, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, जिसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रकाश तरंग हो गया, यूवी किरण हो गया, एक्स किरण हो गया, ठीक है, गामा किरणें हो गई, ठीक है, एक्सरेज जो हो गए, शॉर्ट रेडियो वेव्स हो गए, लॉन्ग रेडियो वेव्स हो गए, इन सभी को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगे ऐसी होती हैं जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और फिर इसे हम लोगों ने क्या किया, आपके पास दो भागों में बांट दिया है। अब हम बात करें कि ध्वनि के अभिलक्षण के बारे में बात करें। ध्वनि के अभिलक्षण या कि गुण क्या हैं? ध्वनि के मुख्यतः इन अभिलक्षणों के बारे में बात करते हैं: तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल और तरंग वेग। रेलवे के एग्जाम्स में आपके पास पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन ध्वनि का अभिलक्षण नहीं है। तो अभिलक्षण होने वाले तथ्य आपको पता होने चाहिए कि अभिलक्षणों में हम गिनते किसको है, तरंग दैर्ध्य को, आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल और तरंग के वेग को इसके अंतर्गत हम लेकर के चलते हैं। अब जैसे हम बात करें तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है कि जब ध्वनि की तरंग आगे की दिशा में गति कर रही होती है, तो इसकी गति के करने की दिशा में किस तरह से देखने को मिलता है कि जैसे कोई स्प्रिंग है, तो एक स्प्रिंग पहले क्या करता है कि सिकुड़ा हुआ रहता है, फिर वो थोड़ा सा फैलता है, फिर उसके बाद उनमें क्या होता है कि काफी पास लिपटे होते हैं, फिर ये फैल करके थोड़ा दूर दूर जाता है। तो जहां पर ये ज्यादा शग्न दिख रहे हैं, इनको दर्शाते हम सी से, जिसका मतलब होता है कंप्रेशन, और इसको दर्शाते सी से, या इसको हिंदी में कहते हैं संपीड़न। और जहां पर ये दूर दूर फैले हुए हैं, इसको बोलते हैं रेयरफ्रेक्शन, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और इसको कहते हैं आपका विरलन। तो ध्वनि की गति जब होती है किसी माध्यम में, तो ये संपीड़न और विरलन को उत्पन्न करते हुए चलती है। अब इन संपीड़न और विरलनों के अगर रेखीय ग्राफ को हम देखें, तो ये होता है उच्च ऊर्जा का क्षेत्र, फिर ये क्या हो गया, निम्न ऊर्जा का क्षेत्र, उच्च ऊर्जा का क्षेत्र, निम्न ऊर्जा का क्षेत्र। इस प्रकार से आपके पास ध्वनि किसी माध्यम में गति करती है। यानी कि संपीड़न क्या है, संपीड़न एक ऐसी स्थिति है जहां पे ध्वनि के कण जो हैं किसी माध्यम में काफी निकट है, यानी कि उच्च दाब का क्षेत्र होता है। विरलन क्या है, एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है। तो ये जो स्थिति है, ये संपीड़न की स्थिति है, और ये स्थिति क्या है आपके पास, विरलन की स्थिति है। तो तरंग दैर्ध्य किसको कहते हैं कि देखिए, दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आपका तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को या वेवलेंथ को हम लोग दर्शाते हैं लेमडा के साइन के द्वारा। ये है लेमडा का चिन्ह, इस चिन्ह के द्वारा तरंग दैर्ध्य को दर्शाते हैं। हम कह क्या रहे हैं, दो संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी। तो दूरी को मापने के लिए हम इसकी यूनिट इस्तेमाल करते हैं आपका मीटर। तो तरंग दैर्ध्य को दर्शाया किस चिन्ह से जाता है, लेमडा से। तरंग दैर्ध्य को मापा किस यूनिट से जाता है, आपका मीटर। तरंग दैर्ध्य क्या है कि दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आपका तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या कहती है कि इकाई समय में उत्पन्न दोलनों की संख्या। मान लीजिए कि एक सेकंड में अगर 50 बार दोलन उत्पन्न हो गया, एक सेकंड में 50 बार दोलन उत्पन्न हो गया, तो इस तरंग की आवृत्ति कितनी कही जाएगी, 50 हर्ट्ज। कोई तरंग एक सेकंड में 25 बार दोलन कर रही है, तो इसकी आवृत्ति कितनी कही जाएगी, 25 हर्ट्ज कहा जाता है। तो कहता है आवृत्ति क्या है कि इकाई समय में उत्पन्न दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है।
आवृत्ति को मापा किसे जाता है? इसे मापा जाता है हर्ट्ज के यूनिट के द्वारा। किसमें मापा जाता है? आपका हर्ट्ज के द्वारा मापा जाता है। और इसे किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं? ग्रीक भाषा के अक्षर म्यू, इसको क्या पढ़ा जाता है? आपका म्यू पढ़ा जाता है। ठीक है, ग्रीक भाषा के एक अक्षर म्यू के द्वारा इस संकेत को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति इकाई समय में उत्पन्न होने वाले दोलनों की संख्या होती है। यानी कि आवृत्ति को कैसे लिख सकते हैं? आपका आवृत्ति को लिखने का तरीका क्या होता है कि दोलनों की संख्या अब बटा क्या हो गया? आपका समय। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए कि किसी तरंग दैर्घ्य के द्वारा 5 सेकंड में 50 बार दोलन होता है, तो इसकी आवृत्ति कितनी है? तो 50 दोलन बटा 5 सेकंड, ये कितना हो गया? 10 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति को क्या किया जाएगा? माना जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स अगर पूछा जाए तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर अगर कह दे कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 5 हर्ट्ज है तो 5 सेकंड में उत्पन्न दोलनों की संख्या को ज्ञात करें। तो दोलनों की संख्या ज्ञात करना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया कि 25 दोलन, यानी कि नंबर ऑफ 25 ऑसिलेशन वहां पर क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या कहता है कि किसी एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लग जाएगा, ठीक है, किसी एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं? आपका आवर्तकाल कहते हैं। मान लीजिए किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल बहुत अधिक है, इसका मतलब है कि उसकी आवृत्ति क्या पाई जाएगी? आपके पास कम पाई जाएगी। जैसे बांसुरी और ढोलक बज रहा है, तो आप क्या कह पाते हैं कि बांसुरी जो है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? अधिक है, तो उसकी आवृत्ति क्या देखने को मिलेगी? आपको कम देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप चीज ध्यान में रखिएगा कि जो आवृत्ति होती है आपके पास, आवर्तकाल और आवृत्ति में कैसा संबंध पाया जाता है? आवृत्ति और आवर्तकाल इन दोनों में कैसा संबंध पाया जाता है? आपका विपरीत संबंध पाया जाता है। आवृत्ति, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आवर्तकाल को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये क्या है? लगने वाला समय है। तो आवर्तकाल का एसआई मात्रा क्या होता है? आपका सेकंड होता है। आवर्तकाल को किस में मापा जाता है? आपका सेकंड के में मापते हैं, और इसको कैपिटल टी के द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि किसी तरंग की आवृत्ति और उसके आवर्तकाल में कैसा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध आपको देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं आपका आयाम। आयाम क्या होता है? देखिए, जब कोई ध्वनि तरंग उत्पन्न होता है तो इसके विक्षोभ की अधिकतम ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? आपका आयाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो प्रकार की तरंगे हैं। एक तरंग जो है उसका आयाम की ऊंचाई आप देखिए इतनी है, और दूसरे तरंग के आयाम की ऊंचाई क्या है? आपके पास अधिक है। आयाम क्या है? अधिकतम विक्षोभ की दिशा, किसी तरंग के विक्षोभ की जो ऊंचाई होती है उसी को आयाम कहते हैं। आयाम को दर्शाते हैं कैपिटल ए के द्वारा, एम्पलीट्यूड को दर्शाते हैं आपका ए के द्वारा, और क्योंकि एक तरह की ऊंचाई है तो इसको मापते किस में है? आपका मीटर में हम लोग मापते हैं। तो ध्यान, जैसे यहाँ पे देखिए, एक ध्वनि तरंग का एम्पलीट्यूड आपका कम है और एक ध्वनि तरंग का एम्पलीट्यूड अधिक है, तो जिस ध्वनि तरंग का आयाम जितना ऊंचा होगा वह ध्वनि उतना ही क्या होगा? लाउड होगा। जैसे ढोलक, कोई स्टील का प्लेट अगर गिर जाए, तो स्टील का प्लेट गिरता है तो झन सा बजता हुआ आपको सुनाई देता है। ये जो झन्नाहट है वो इस चीज का बता रही है कि उस लाउड साउंड होने के पीछे क्या है? इसका आयाम का ऊंचाई आपको क्या देखने को मिलेगा? अधिक देखने को मिलेगा। आप एक चीज ऐसे भी देखिए कि अगर हनी सिंह के गाने बज रहे हैं तो इक्वलाइजर पॉइंट बहुत ऊंचा ऊंचा भागता है, एकदम रेड लाइंस को ऊपर टच करता है। और यही जगजीत सिंह के अगर गजल बज रहे हैं तो इक्वलाइजर पॉइंट छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स के तौर पे ही रहते हैं। यानी कि हनी सिंह के पॉप सॉन्ग्स के एम्पलीट्यूड सॉन्ग के बहुत हाई मिलेंगे, और जगजीत सिंह जी के गाए हुए गजलों के एम्पलीट्यूड आपको क्या मिलेंगे? बहुत ही कम मिलेंगे। तो ध्यान में रखना है कि ध्वनि की जो प्रबलता है या तारत्व है या जो उसकी गुणता है वो किस पे निर्भर करती है? आयाम के ऊपर निर्भर करती है। अधिक आयाम अधिक तारत्व को, अधिक ध्वनि की प्रबलता को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं तरंग के वेग के बारे में। तो देखिए, तरंग का जो वेग होता है 1 सेकंड में
कितने दूरी को तय करते ही है। हम सिंपल सा कहते हैं कि लिखते हैं कि भाई चाल बराबर या वेग बराबर हम लोग लिखते हैं दूरी बटा क्या लिखेंगे आपका समय। साउंड के केस में दूरी को हम किस चीज से माप रहे हैं, तरंग दैर्ध्य, और समय को किस चीज में माप रहे हैं आपका, आवर्त काल। तो हम कह सकते हैं कि जो तरंग वेग होगा वो होगा आपका तरंग दैर्ध्य अब बटा क्या हो जाएगा आपका आवर्त काल। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि आवर्त काल और आवृत्ति में कैसा संबंध पाया जाता है, कि आवृत्ति और आवर्त काल में कैसा संबंध पाया जाता है, आपका विपरीत संबंध पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि आप वेग के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं कि तरंग दैर्ध्य अगुणे क्या लिख सकते हैं आपका आवृत्ति, तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 आवर्त काल किसके बराबर हो जाएगा आपका आवृत्ति के बराबर होगा। तो एक रिलेशनशिप आप इसको ध्यान में रखिएगा कि V इक्वल टू क्या हो सकता है लेमडा इंटू क्या हो जाएगा आपका न्यू, या फिर यहाँ पर जैसे ये हमने एक रिलेशनशिप यहाँ पे, तो कई तरह के जब न्यूमेरिकल्स आप बनाएंगे तो वहां पर इस रिलेशनशिप का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कि किसी भी ध्वनि तरंग का जो वेग होता है उसके तरंग और उसके आवृत्ति का क्या होता है गुणनफल होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं कि तारत्व। देखिए तारत्व का सीधा सा संबंध क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की ध्वनि को हमारा मस्तिष्क किस रूप में समझ रहा है, इसी गुण को तारत्व कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम्हारी आवाज बहुत मोटी है, तुम्हारी आवाज बहुत पतली है, तो किसी व्यक्ति का आवाज मोटा पता चलना या किसी व्यक्ति का आवाज पतला पता चलना, ये क्या कहलाता है आपका तारत्व कहलाता है। अब जैसे हम ये कहते हैं कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की ध्वनि सुनने में बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होती है। जैसे कोई एक लड़का है, उसके तुलना में अगर कोई लड़की या कोई छोटी बच्ची अगर चिल्लाए तो उसकी ध्वनि आपको सुनने बहुत तीक्ष्ण लगती है। तो इसके पीछे कारण क्या होता है तारत्व। तो औरतों की ध्वनि का जो तारत्व होता है वो पुरुषों की तुलना में क्या होता है अधिक होता है। ध्यान में रखेंगे, झारखंड में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि महिलाओं का जो ध्वनि का तारत्व होता है वो पुरुषों की तुलना में कैसा होता है, तो पुरुषों की तुलना में उनका तारत्व क्या होता है आपका अधिक होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि हमारे वाक तंतु की तुलना में उनके वाक तंतु के आकार क्या होते हैं छोटे होते हैं। जैसे कोई ढोलक पर पर्दा है तो उस पर्दे को आप क्या करें कि खूब अच्छे से टान करके बिछा दें, और बहुत ज्यादा कर दे तो उसका आवाज क्या होता है आपका लाउड होता है। जैसे ढोलक है, आपने उसके पर्दे को नहीं टाना है तो उसको पीछे में ढब ढब साउंड आता है। हम लड़कों की आवाज वैसी कह सकते हैं। जबकि लड़कियों की आवाज को क्या किया गया कि उसके पर्दे को, चूंकि वाक तंतु छोटा है तो ज्यादा स्ट्रेच करके उसको बैठाया गया, तो इसलिए उनकी ध्वनि कैसे देखने को मिलती है आपके पास तीक्ष्ण देखने को मिलती है। तो वाक तंतु का आकार पुरुषों की तुलना में उनका कम होता है, तो इस चीज को भी कारण उनकी तीक्ष्णता अधिक होती है, यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के ध्वनि का तारत्व क्या होता है आपका अधिक होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और एक गुण कि निम्न तारत्व निम्न आवृत्ति को बताता है, और किसी भी ध्वनि का अगर तारत्व ज्यादा है तो उसकी आवृत्ति भी आपको क्या देखने को मिलेगी ज्यादा देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं प्रबलता के बारे में कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है। कह रहे कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक ध्वनि तरंग है उसका आयाम का ऊंचाई इतना है, और एक ध्वनि तरंग है जिसकी आयाम की ऊंचाई अधिक है। तो जितनी अधिक आयाम की ऊंचाई होगी वह ध्वनि उतना ही ज्यादा क्या माना जाएगा आपका प्रबल, और इसको क्या माना जाएगा आपका सॉफ्ट साउंड, या फिर क्या कहेंगे आपका मृदु साउंड हम लोग कहेंगे। तो कहता है कि किसी ध्वनि की प्रबलता जो है वो तरंग के आयाम पे निर्भर करती है। कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ऊर्जा के मापन को ही क्या कहते हैं आपका प्रबलता कहते हैं। 1 सेकंड में जितनी अधिक ऊर्जा पहुंचेगी वह ध्वनि तरंग उतना ही ज्यादा क्या माना जाएगा आपका प्रबल माना जाएगा। कह रहा है कि प्रबल ध्वनि में क्या होगा कि ज्यादा ऊर्जा होगा तो उसका आयाम भी क्या माना जाएगा आपका ज्यादा ऊंचा माना जाएगा। मृदु ध्वनि में कम ऊर्जा होगी तो उसका आयाम का ऊंचाई भी क्या रहेगा आपका कम रहेगा। एक रिलेशनशिप ये भी ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि की प्रबलता जो होती है उसके आयाम के वर्ग के क्या होती है समानुपाती होती है। अब हम लोग बात करते हैं गुणता या फिर बात करते हैं आपका तिम्ब के बारे में। कह रहा कि किसी ध्वनि की गुणता उस ध्वनि के उत्पन्न तरंग की आकृति पर निर्भर करता है। यह संगीतमय ध्वनि का विलक्षण, यह हमें समान तारत्व प्रबलता की ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। मान लीजिए कि 2 ध्वनि तरंग है, उनकी तारत्व भी समान हो,
की प्रबलता भी समान हो। तो हम कैसे पहचान करेंगे? किसी दो व्यक्ति के आवाज में अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? तो किसी भी दो व्यक्तियों के आवाजों में अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है? गुणता के आधार पर हम लोग करते हैं। इसके बाद है टोन। एकल आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? आपका टोन कहा जाता है। केवल ढोलक बज रहा है, केवल मांदर बज रहा है, केवल बांसुरी बज रही है, तो एकल आवृत्ति की तरंगों को क्या कहा जाता है? आपका टोन कहा जाता है। और अनेक ध्वनियों के मिश्रण से क्या बनता है? आपका स्वर। स्वर सुनने में मृदु होते हैं। शोर, अनेक जो आपके पास ध्वनि तरंगे हैं जो सुनने में कर्ण प्रिय नहीं लगती हैं, वह अनेक मिश्रित ध्वनि आवृत्तियां जो सुनने में कर्ण प्रिय नहीं लगती हैं, उनको कहा जाता है शोर। और एक ऐसी ध्वनि आवृत्ति जो सुनने में आपको कर्ण प्रिय लगती हैं, उनको क्या कहते हैं? आप संगीत कहते हैं। उसके बाद है संगीत। क्या है कि संगीत सुनने में सुखद होते हैं और उनकी गुणता क्या होती है? अच्छी होती है। जबकि क्या होते हैं कि शोर कर्ण प्रिय नहीं होते हैं, वो सुनने में कर्णप्रिय नहीं होते। और दूसरी चीज कि 80 डेसिबल से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो कानों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं और इनको शोर भी माना जाता है। अब कहता है कि विभिन्न माध्यम में ध्वनि की जो चाल है वो किस प्रकार से निर्भर करती है। तो पहला है कि पदार्थ की चाल माध्यम के कणों पर निर्भर करती है, कि माध्यम के पदार्थ कणों की सघनता कैसी है। जैसे मान लीजिए कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि ठोस में आपके पास ध्वनि की चाल क्या रहेगी? अधिक होगी। ठोस की तुलना में द्रव में कम, और द्रव की तुलना में गैस में ध्वनि की चाल क्या रहेगी? आपके पास कम देखने को मिलेगी। लेकिन वायु ध्वनि के संचरण का एक सामान्य माध्यम देखने को मिलता है। हम आसपास में जितने भी ध्वनि से संबंधित घटनाएं देख रहे हैं उसमें माध्यम क्या प्रयोग देखते हैं? आपका हवा का प्रयोग देखते हैं। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि ध्वनि की जो सघनता है पर निर्भर करती है। अब जैसे आप स्कूलों में देखते हैं कि जो घंटियां हैं वो पीतल की घंटी बनाई जाती है, लोहे की नहीं घंटी। तो एक तो है संचारण का गुण तो अलग जगह पर है कि वो जंग लग करके खराब नहीं होंगी, लेकिन लोहे की तुलना में पीतल की घंटी में आपके पास ध्वनि संचरण का वेग क्या मिलेगा? आपको अधिक मिलेगा और उसकी आवाज क्या होगी? बहुत दूर तक आपको जाने में मिलेगी। दूसरा है कि ध्वनि की चाल क्या होती है? तापमान के बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ती है। रेलवे में ये पॉइंट्स आपके पास पूछे जाते हैं कि अगर तापमान में वृद्धि हो जाए तो ध्वनि का चाल भी उसमें क्या हो जाएगा? आपका माध्यम में बढ़ जाएगा। दूसरा चीज है कि नमी के बढ़ने के साथ आपके ध्वनि की चाल क्या हो जाती? बढ़ जाती। जैसे सामान्य तौर पर मौसम है, आवाज, और जिस दिन आप देखें कि हल्की बारिश हो गई है तो बारिश होने के बाद से आप क्या करें कि दूर सड़क की, किसी स्कूल की, किसी रेलवे स्टेशन की आवाज भी आपको बहुत दूर की आवाज भी बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगती। क्यों? क्योंकि बारिश होने के कारण वायुमंडल की आर्द्रता क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है, नमी बढ़ चुकी है। तो अगर वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि संचरण का वेग भी उसमें क्या हो जाता है? आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप एक घटना डे टू डे लाइफ में ये देखते होंगे कि जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो टकराने की स्थिति में उनके प्रकाश की चमक आपको पहले दिखाई देती है, जबकि बादलों की गड़गड़ाहट आपको बाद में सुनाई देती है। तो इसके पीछे एक कारण क्या है कि अगर हम बात करें प्रकाश की चाल के बारे में, तो प्रकाश की जो चाल है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अगर हम लोग ध्वनि की चाल के बारे में बात करें तो ध्वनि की चाल है 344 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप देखते हैं कि ध्वनि की चाल की तुलना में प्रकाश की चाल क्या है? बहुत ज्यादा अधिक है। यही कारण है कि जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो प्रकाश की चमक हमें पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट हमें क्या होती है? बाद में सुनाई देती है। सामान्य तौर पर 22 डिग्री सेल्सियस यानी कि कक्ष तापमान पर हम क्या देखते हैं कि जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो हमने क्या देखा कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करी है? माध्यम की सघनता पर। सघनता अधिक है तो ध्वनि की चाल अधिक होगी। माध्यम का तापमान बढ़ जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और यह भी आपने देखा कि प्रकाश की तुलना में ध्वनि की चाल क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब कहता है कि ध्वनि बूम। ध्वनि बूम क्या होता है? जब कोई वायुयान, गोली या रॉकेट को जब हम लोग दागते हैं तो वो अपने पीछे क्या करता है कि ध्वनि के एक बहुत उच्च ऊर्जा के क्षेत्र का निर्माण करता है।
यह ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि अपने मार्ग में आने वाले कांच या हल्की चीजों में इतना ज्यादा कंपन उत्पन्न करता है कि वो चीजें कंपन या दोलन के कारण क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो इस प्रकार के ध्वनियों को क्या कहा जाता है, आपका ध्वनि बूम। खासतौर पे सुपरसोनिक विमान जब होते हैं, अगर वो बहुत नीचे से उड़ान भरने लगे तो आसपास के बिल्डिंग और भवनों के जो मतलब दरवाजे होते हैं, कांच की खिड़कियां होती है, वो क्या हो सकती है, टूट सकती हैं। कई स्थितियों में यह भी हो सकता है कि इस कंपन के कारण पुल भी क्या हो जाए, आपके पास ध्वनि बूम के प्रभाव से टूट सकता है। तो एक तरह से क्या होता है कि कह सकते हैं कि ध्वनि बूम जो होते हैं एक प्रकार के विस्फोटक शोर को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करते हैं ध्वनि के परावर्तन के बारे में। देखिए, इस प्रकार से प्रकाश की तरंगे परावर्तन के नियम का पालन करती हैं, उसी प्रकार से ध्वनि तरंगे भी परावर्तन के नियम का पालन करती हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला कि किसी सतह पर मान लीजिए कि कोई ध्वनि तरंग परावर्तित हो रही है, मतलब कि आपतित हो रही है, तो उसी सतह के उसी बिंदु से वो क्या होगी, परावर्तित होगी। ठीक है, जिस बिंदु पर ध्वनि तरंग का आपतन होगा उसी सतह से वो क्या होगा, आपका परावर्तित होगा। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होगा, आपके बराबर होगा। तो परावर्तन के कितने नियम हैं? 2, कि आपतन ध्वनि तरंग, परावर्तित ध्वनि तरंग और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब किसी एक सतह के किसी एक बिंदु पर ही होगा, और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या रहेगा, आपका बराबर होगा। ये है। अब है कि हम ध्वनि के परावर्तन के नियम का उपयोग कहां कहां पर करते हैं। तो परावर्तन के नियम के बहुत सारे उपयोग हम देख सकते हैं। पहला है मेगाफोन, लाउड स्पीकर। जैसे किसी व्यक्ति को हम साधारण तौर पर बोले और मुझे लगे कि वो व्यक्ति बहुत दूर है, तो हम ऐसे करके चिल्लाते हैं। ऐसे करके चिल्लाने पर ये जो शंक्वाकार आकृति है, ये ध्वनि तरंगों को सभी दिशा में ना बिखेर करके एक निश्चित दिशा में क्या करता है, इसको प्रेषित करता है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि ये क्या करता है। जैसे लाउड स्पीकर, चोंगा, शहनाई, इनके आगे की जो संरचना होती है शंक्वाकार, कॉनिकल शेप बनाए जाते हैं। क्यों? जो ध्वनि तरंगों को एक विशेष दिशा में क्या करेगा, आपका प्रेषित करने का काम आपका करेगा। उसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जब हम किसी ऑडिटोरियम का निर्माण कर रहे होते हैं, भवन का निर्माण कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनकी छतों को किस प्रकार से बनाते हैं, गुंबदकार। जैसे मान लीजिए कि एक ऑडिटोरियम हमने यह बनाया, इस ऑडिटोरियम में एक व्यक्ति जब यहाँ पे बोलता है तो ध्वनि तरंगे परावर्तित होकर के हर व्यक्ति तक क्या हो सकती हैं, आसानी से पहुंच सके। इसलिए किसी भवन की छतों को कैसा बनाया जाता है, गुंबजाकार का बनाया जाता है, ताकि ध्वनि तरंगे परावर्तित होकर प्रत्येक व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा डॉक्टर के द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं स्टेथोस्कोप, जो हृदय और फेफड़े की ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो ये स्टेथोस्कोप होता है, ये भी ध्वनि के बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर क्या होता है, आपका कार्य करता है, जो ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके हमारे कानों तक पहुंचाने का काम करता है, जिसको डॉक्टर स्टेथोस्कोप या आला कहते हैं। तो ये स्टेथोस्कोप हृदय और आपके पास फेफड़े की ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए प्रयोग में आता है। ये ध्वनि के बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन सेंट्रल सीजीएल्स में बहुत पूछे जाते हैं कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ध्वनि के बहुल परावर्तन यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर कार्य करता है। अब है कि प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए समय अंतराल कितना होना चाहिए। तो एक चीज देखिए, किसी भी ध्वनि तरंग की संवेदना हमारे मस्तिष्क में मात्र 0.1 सेकेंड तक ही रहती है। अगर किसी ध्वनि तरंग को अगर हम बहुत तेजी से बोले या बहुत धीमा बोले तो हम उसके बातों को स्पष्ट नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में उसकी संवेदना बहुत अधिक तीव्र गति के या बहुत कम समय के लिए सह नहीं पाती। जैसे आप देखते हैं म्यूचुअल फंड का प्रचार देता है, इतनी तेजी से कुछ बातों को बोल गया जिसको आप सुन या समझ नहीं पा रहे हैं, बस लास्ट में बस यही समझ में आता है कि मार्केट जोखिम रिस्कों के अधीन है, लेकिन उसके पहले ये चीजें इतनी तेजी से बोल गई हैं कि आप नहीं सुन पाते हैं। यूट्यूब पर या किसी वीडियो को जब आप स्लोमो में चलाते हैं तो वो चीजें बोली तो जा रही हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति इतनी धीमी है कि आपका मस्तिष्क उन चीजों को समझ ही नहीं पा रहा है। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए यह जरूरी है कि किसी सतह से, किसी स्रोत से ध्वनि को उत्पन्न होने
टकरा करके वापस हमारे कानों तक पहुंचने में लगने वाला समय अंतराल कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड होना चाहिए। और अभी देखिएगा कि सीएल की जनरल पेपर की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था कि आपके पास यह समय अंतराल कितना होना चाहिए, तो 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। तो हम प्रतिध्वनि सुन सकते हैं, तो मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में कम से कम कितने सेकंड का अंतराल होना चाहिए? 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि दोनों के बीच में 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। अगर ये अंतराल अधिक होगा, अगर ये अंतराल कम होगा, तो इन दोनों ध्वनि तरंगों को हम स्पष्ट तौर पर समझ या सुन नहीं पाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज कि ध्वनि तरंग जब कठोर सतह से टकराती है, इसका परावर्तन अच्छा होता है, जबकि नर्म या मुलायम सतहों पर ध्वनि के तरंगों का क्या कर लिया जाता है? आपका अवशोषण कर लिया जाता है। आप देखिए कि घरों में जब पोचाड़ा या सफाई का कार्य होता है, तो दीवारों पे जब व्हाइट वॉश करना होता है, तो आप सारे सामान को बाहर निकाल देते हैं, तो घर में बच जाती है केवल दीवारें। आप जब कुछ कहते हैं तो ये आवाज कमरों में गूंजती हुई नजर आती है, लेकिन जब कमरे में सोफा, गद्दा, पर्दे या अन्य सामान रखे रहते हैं, तो ये ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं और ध्वनि का बहुल परावर्तन आपको सुनाई नहीं देता है और चीजें आपको क्या होती हैं? स्पष्ट सुनाई देती हैं। अब हम बात करेंगे अनुरणन का। देखिए, ध्वनि का परावर्तन तो अच्छा है, लेकिन अनुरणन एक ऐसी स्थिति होती है कि एक ही ध्वनि तरंग खत्म नहीं हुआ और दूसरी ध्वनि तरंग उसके ऊपर वापस आ गई, तो जिसके कारण हम मूल ध्वनि और उस प्रतिध्वनि के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते। तो ये क्या कहलाता है? आपका अनुरणन। और अनुरणन की स्थिति में इतनी अधिक ऊर्जा होती है जो बहुत ज्यादा आपको क्या कर सकती है? नुकसान पहुंचा सकती है। आप ये देखते होंगे कि बहुत सारे कार्टून्स में दिखाई देता है कि गोली चलाया और उसके बाद से पूरा का पूरा आइस का गोला टूट करके गिरने लगा। क्यों? क्योंकि एक ही ध्वनि तरंग में ऊर्जा बार बार आपस में टकरा रही है और टकराने के कारण वो इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है कि चीजें नष्ट होने लगती हैं। आप ये देखेंगे कि सेना की टुकड़ी जब किसी पुल से गुजर रही होती है, तो उसे कदम ताल करने से रोक दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? कि अगर वो लगातार कदम ताल करते रहेंगे तो वहां पे अनुरणन की स्थिति होगी, रिवर्बरेशन क्रिएट होगा और जिसके कारण वो क्या हो सकता है कि पुल टूट भी सकता है। तो अनुरणन क्या होते हैं कि किसी बड़े हॉल, कमरे, छत या फर्श में बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व ही क्या कहलाता है? आपका अनुरणन बनता है। वो बार बार ध्वनि तरंग टकरा करके आप तक पहुंच रहा है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? आपका अनुरणन। जैसे किसी कुएं में झांक करके आप चिल्लाएं तो आपकी आवाज कई बार गूंजती दिखाई देगी। किसी घाटी में जब आप चिल्लाएं तो वह आवाज कई बार गूंजते हुए आपके कानों तक पहुंचती है। तो एक ही ध्वनि बार बार परावर्तन हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपका अनुरणन कहते हैं। अब अनुरणन, मान लीजिए एक बड़े से हॉल में आप बैठे हैं और आपने कुछ कहा और एक ही आवाज बार बार गूंज रही है, तो इससे क्या होगा कि किसी व्यक्ति को इस पाने में क्या होती है? कठिनाई होती है। इसी कारण हमें यह जरूरी होता है कि इस अनुरणन के मान को कम करने के लिए ध्वनि अवशोषक पदार्थों का हम क्या करें? प्रयोग करें। तो इसके लिए प्रयोग क्या किया जाता है कि फॉल्स सीलिंग लगाए जाते हैं। जैसे आप किसी बैंक में जाएं, बैंक में 100-200 व्यक्ति एक साथ आपको दिखेंगे, लेकिन वह चाय वाली आवाज आपको नहीं सुनाई देती। क्यों? क्योंकि बैंकों में आप ऊपर देखेंगे कि फॉल्स सीलिंग लगाई जाती है। फॉल्स सीलिंग क्या है? कि सॉफ्ट वुड है जो ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। अब सिनेमा हॉल जाइए, सिनेमा हॉल में क्या देखेंगे कि जमीन पर कालीन बिछे हुए, दीवारों पे प्लाईवुड लगा हुआ है, थर्मोकॉल लगे हुए, छतें तिरछी बनाई गई हैं। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि वो ध्वनि तरंगों को आसानी से सोख लें। बड़े बड़े हॉल में आप देखिएगा कि जो छतें होती हैं वो खुरदरी प्लास्टर लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर ले या एक बराबर दिशा में उसको परावर्तित होने ना दे। तो अनुरणन को कम करने के उपाय क्या है? कि फॉल्स सीलिंग का इस्तेमाल किया जाए, बड़े पर्दों का इस्तेमाल किया जाए, गद्देदार कुर्सियों का इस्तेमाल किया जाए, प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए, ध्वनि अवशोषक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाए। तो इन सभी उपायों से अनुरणन को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं श्रव्यता के परिसर के परास के बारे में। ठीक है, कि हम कितने आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को सुन पाते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि 20 हर्ट्ज से लेकर के
20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तरंगों को हम क्या कर पाते हैं, आसानी से सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के ध्वनि तरंगों को सुन पाते हैं। तो मनुष्य के कानों के श्रव्यता का परास कितना होता है, ऑडिबल रेंज कितना है, हमारे कानों का ऑडिबल रेंज कितना है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, और इसी 20,000 हर्ट्ज को हम लोग 20 किलो हर्ट्ज भी क्या हो सकता है, कह सकते हैं। दूसरा कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि जो तरंगे होती हैं, इनको कहा जाता है अश्रव्य ध्वनि तरंगे, या फिर इनको कहा जाता है इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंगों को हम लोग कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंग, या फिर इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंगे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, 20 हर्ट्ज से कम तरंगे जो कहलाती हैं, इनको क्या कहा जाता है, आपका अश्रव्य। अब देखिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे लास्ट टाइम आपके पास देखिए झारखंड में जेपीसी मेंस का जो आपके पास 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन से ऐसे प्रकृति में जीव होते हैं, मेंस का राइटिंग में पूछा गया था कि प्रकृति में ऐसे कौन से जीव हैं जो अश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन पाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि हाथी, गेंडा, वेल, ठीक है, ये कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो आसानी से ध्वनि तरंगों को, अश्रव्य ध्वनि तरंगों को क्या कर पाते हैं, आपके पास सुन पाते हैं। पराश्रव्य ध्वनि जैसे चमगादड़, चमगादड़ अपने शिकार को पकड़ने के लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का क्या करता है, आपका प्रयोग करता है। उसके अलावा आपका डॉल्फिन या फिर पॉर्पोइज, देखिए पॉर्पोइज और डॉल्फिन लगभग एक ही प्रकार के जीव है। अंतर क्या है कि डॉल्फिन की संरचना की चोंच आप क्या देखेंगे, इस प्रकार से, तो पॉर्पोइज की जो संरचना है आप इस प्रकार से देखते हैं। दोनों ही जलीय जीव हैं। तो पराश्रव्य ध्वनि, डॉल्फिन या पॉर्पोइज जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं, जबकि प्रकृति में हाथी, गेंडा, वेल जैसे जो प्राणी है वो अश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुनने की क्षमता रखते हैं। अब जैसे भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगों को हम नहीं सुन पाते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि जब सुनामी आने वाली होती है या भूकंप आने वाले होते हैं तो कुछ पालतू जानवर जो होते हैं वो बहुत असहज व्यवहार करने लगते हैं, या पक्षियां घोंसले छोड़ करके जाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज स्पष्ट करता है कि उनमें ये क्षमता पाई जाती है कि अश्रव्य ध्वनि तरंगों को भी वो क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। अब जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, उनमें ये क्षमता पाई जाती है कि वो क्या कर सकते हैं कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को भी सुन सकते हैं आसानी से। ये चीज ध्यान में रखेंगे कि प्रकृति में कौन से ऐसे जीव हैं जो अश्रव्य ध्वनि तरंगे सुन सकते हैं, प्रकृति में ऐसे कौन से जीव हैं जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं या सुन सकते हैं। अब देखिए जैसे हियरिंग एड सुनते हैं हम, तो एक सामान्य तौर पर व्यक्ति क्या होता है कि श्रव्यता का परास हमारे कानों का कितना है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। और कभी कभी कानों में किसी कारण से त्रुटि उत्पन्न हो जाने के कारण हम इस परिसर के ध्वनि तरंगों को सुन नहीं पाते, तो हमें यह जरूरी होता है कि हम एक ऐसे डिवाइस का प्रयोग करें कानों में जो श्रव्यता के परास को 20,000 हर्ट्ज से बढ़ा करके हमारे कानों में क्या कर सके, पहुंचा पाए। तो ये क्या होता है कि श्रवण युक्ति होती है, श्रवण सहायता युक्ति का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं कि आसपास के वातावरण से ध्वनि तरंगों को प्राप्त करके उसकी आवृत्ति को बढ़ा करके कानों में पहुंचाते हैं, जिससे हमारे कान में सही और स्पष्ट सुनने की संवेदना क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब हम लोग देखेंगे कि पराध्वनि जो है, अल्ट्रासोनिक वेव जो हैं, इनके उपयोग क्या है। तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के उपयोग दैनिक जीवन में बहुत तरीके से किए जाते हैं। जैसे कोई धातु का जो ब्लॉक है, मान लीजिए रेलवे की लाइन बिछानी हो, किसी पुल के लिए आपको स्तंभ बनाने हो, तो अगर इनमें उपयोग किए जाने वाले जो ब्लॉक्स हैं, आयरन ब्लॉक्स, अगर उसमें कहीं पर ढालते समय अगर मान लीजिए कि हेयर फ्रैक्चर है या क्रैक्स है या ईयर बबल्स आ गए, तो बहुत बड़े दुर्घटना की संभावना होती है। तो उनके उपयोग से पहले हम क्या करते हैं कि उनमें डिफेक्ट की जांच करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं
कि यहां पर मान लीजिए कि ट्रांसमीटर इस्तेमाल की है और यहां पे रिसीवर है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा जाता है। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स उस आयरन ब्लॉक्स को पूरी तरह से क्रॉस कर जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि मेटल ब्लॉक में कोई एरर आपका नहीं है, मतलब कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ढला हुआ है। लेकिन अगर किसी जगह पर मान लीजिए कि उसमें एयर ब्लॉक्स हैं या किसी प्रकार की उसकी संरचना में क्या पाया जा रहा है कि त्रुटि पाई जा रही है, तो वैसी स्थिति में ये तरंगे वापस रिवर्स उसी दिशा में हो जाती है और यहां पर किसी प्रकार का कोई सिग्नल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो हमें पता चल जाता है कि आयरन ब्लॉक के इस हिस्से में क्या है कि किसी प्रकार की त्रुटि है और इस हिस्से को, उतनी दूरी के हिस्से को काट करके हटा दिया जाता है। बाद में फिर उसको वेल्डिंग के रूप में या किसी दूसरे तरीके से दूसरे ब्लॉक का हम लोग क्या करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज कि बहुत सारे ऐसे मशीनों के कल पुर्जे होते हैं जो बहुत तिरछे मिर्छे आकृति के हैं, तो उनको कैसे साफ किया जाए? तो उनको साफ करने का तरीका क्या होता है कि किसी एक कंटेनर में एक अपमार्जक विलयन लेते हैं जिसमें उस प्रकार की गंदगी आसानी से क्या हो पाए, खुल पाए। और इस मान लीजिए सर्पीले आकार की है, तिरछी आकार की है, तो इनको हमने इसमें डाल दिया और एक क्या किया कि एक विलयन ले लिया जिसमें ये त्रुटि आसानी से या अशुद्धियां क्या हो सके, घुल सके। और इसके बाद इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स के छोड़ने पर पानी में इतना ज्यादा कंपन होता है, जैसे बोतल में पानी डाल के बोतल को हिलाते हैं सर्फ डाल करके तो साफ हो जाता है। तो यहाँ पे हमने विलयन तो डाल दिया है और ध्वनि तरंगों को जब अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ा जाता है तो उसके कंपन के कारण पदार्थ इधर उधर गति करने लगते हैं, तरल गति करने लगता है, और जिसके कारण गंदगी अलग होकर के क्या हो जाती है, वह पदार्थ आपका साफ हो जाता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं। इसके बाद है कि ईसीजी। डॉक्टर क्या होता है कि किसी प्रकार के, मान लीजिए कि आप कहते हैं कि धड़कन बहुत असामान्य रह रही है, मुझे चुभन हो रही है, मुझे दर्द हो रही है, तो डॉक्टर एक टेस्ट लिखता है जिसको कहते हैं आपका ईसीजी, यानी कि इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। तो इस ईसीजी जांच में भी हम लोग क्या करते हैं कि आपका इस्तेमाल करते हैं कि सिस्टोल और डायस्टोल को मेजर करते हैं ना, इलेक्ट्रिक हार्ट विजुअल इकोग्राम, यानी कि ईसीजी या ईकेजी हम लोग इसको कहते हैं। तो डॉक्टर के द्वारा हृदय में हम लोग क्या करते हैं कि जगह जगह यहाँ प्रॉब लगा दिया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ा जाता है और अल्ट्रासोनिक वेव्स के रिफ्लेक्शन को कलेक्ट करके एक ग्राफ प्राप्त करते हैं और इस ग्राफ के हिसाब से हम बताते हैं कि हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फूल और फैल रहे हैं कि नहीं फैल रहे, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सभी चीजों का क्या कहते जाता है, जिससे पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी का इस्तेमाल हम लोग कई तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेट के आंतरिक अंग, लीवर का आकार बढ़ रहा है या छोटा हो रहा है, फैटी लीवर तो नहीं हो गया, किसी प्रकार का स्टोन तो नहीं बन रहा है, या गर्भ में पल रहे शिशु की स्थिति का पता लगाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, आपका यूएसजी यानी कि डॉक्टर के द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी की सलाह दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि उच्च आवृत्ति की तरंगों को छोड़ा जाता है और ये तरंगे जब परावर्तित होकर के वापस इसके द्वारा ग्रहण की जाती है तो उसके आधार पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर इसको डिजिटल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि एक रिपोर्ट हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में भी हम लोग क्या करते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्या है कि सोनार टेक्नोलॉजी। सोनार क्या होता है? सोनार एक ऐसी युक्ति होती है जिसका प्रयोग जलयानों में किया जाता है। जलयान में कैसे कि समुद्र के नीचाई में कोई पिंड डूब गया है, किसी मलबे की स्थिति का पता करना हो, समुद्र की गहराई का पता करना हो, किसी टारपीडो या पनडुब्बी की स्थिति का पता करना हो, तो हम क्या करते हैं, सोनार का इस्तेमाल करते हैं। सोनार में निश्चित दूरी पर दो यंत्र लगे होते हैं, एक होता है आपका प्रेषक और दूसरा क्या होता है, आपका संसूचक लगा रहता है। तो संसूचक, प्रेषक से क्या किया जाता है कि एक निश्चित आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या किया जाता है, आपका छोड़ा जाता है और किसी सतह से टकराने के बाद से एक निश्चित समय बाद इसको क्या किया जाता है, संसूचक के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। तो अब देखिए आपके पास लगने वाला समय पता है, आपको यह पता है कि ध्वनि तरंग द्वारा दो गुनी क्या की गई है, दूरी तय की गई है और उस तरंग की वास्तविक जो चाल है वो आपको क्या रहती है, पता रहती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 2D, क्योंकि ये दूरी कैसी दुगनी की गई है, आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा क्या होता है आपका समय। तो अगर वास्तविक गहराई हमें पता करना हो तो हम लिख सकते हैं तो देखिएगा रेलवे में क्वेश्चन पूछता है कि
सोनार युक्ति द्वारा किसी डूबे मलबे की स्थिति का पता लगाने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है? तो 2D इक्वल टू भी गुना टी, दूरी बराबर चाल गुना क्या हो गया आपका समय। ये दूरी कैसी दूरी है? 2 गुनी दूरी होती है, इसलिए इसने हम लोगों ने क्या लिखा है? 2D इक्वल टू भी इंटू टी। इस समीकरण के द्वारा सोनार में क्या करते हैं कि किसी अब कितनी आवृत्ति की तरंग को हमने छोड़ा है ये हमें पता होता है, परावर्तन के बाद कितना समय हमें लगा ये पता चल गया। तो हम वास्तविक रूप से समुद्र की गहराई, किसी मलबे की गहराई, किसी पिंड की गहराई हम आसानी से सोनार युक्ति के द्वारा क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सेक्शंस हम लोगों का साउंड का एक इंपॉर्टेंट हम लोगों ने खत्म किया है। आई होप इस चैप्टर में जिन सेक्शंस पे हमने बताया है कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे कि रेलवे, बैंकिंग एग्जाम्स हो या किसी भी जनरल कंपटीशन के सिलेबस में साउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। तो जो की पॉइंट्स हमने आपको बताया है इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, वेवलेंथ को किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। दो संपीड़न और विलयन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आपका तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो ये से भी ध्यान, तारतम्य तो क्या होता है? तो पुरुषों के वह तारतम्य तो क्या है कि किसी ध्वनि को मस्तिष्क किस प्रकार सुनता है, समझता है, यही गुण क्या कहता है? आपका तारतम्य। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की ध्वनि का तारतम्य क्या होता है? अधिक होता है। तो ये सभी चीजों को आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। थैंक यू एवरीवन।